नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ। टिकट की रेस में आज बात करेंगे अररिया लोकसभा की। आपको बता दें कि 2019 में वहां से बीजेपी की जीत हुई, प्रदीप कुमार सिंह वहां से जीते। लेकिन 2024 में क्या स्थिति है, कितने उम्मीदवार मैदान में हैं, इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे। अररिया की क्या स्थिति है, कितने उम्मीदवार मैदान में इस बार लड़ने को तैयार हैं? देखिए सौरभ जी, आज तारीख है 5 मार्च जी। और हम चर्चा कर रहे हैं टिकट की रेस में अररिया लोकसभा क्षेत्र की जी। और कल 6 मार्च को ठीक शाम के 6:30 बजे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की। देखिए, अररिया की चर्चा करें इसके पहले एक भूल सुधार की जरूरत है। जी। कल जब हमने जमुई की चर्चा की थी, जमुई लोकसभा क्षेत्र की, तो हमने चकाई विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा था कि 2015 में भी सुमित सिंह चुनाव जीते थे। देखिए, यह भूल सुधार है कि 2015 में सुमित सिंह हारे थे, 2020 में निर्दलीय जीते। अब देखिए अररिया की बात करें। देखिए, अररिया में इस बार तेजस्वी यादव का लिटमस टेस्ट होना है अररिया में। जी बिल्कुल जी। और देखिए, अब तो तेजस्वी यादव ने कहना शुरू किया है कि उनकी पार्टी माई बाप की पार्टी है। उनकी पार्टी जो है आरजेडी, उन्होंने नए तरीके से डिफाइन किया है कि आरजेडी का मतलब क्या होता है। आर का मतलब होता है राइट, और जे का मतलब होता है जॉब, और डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। लेकिन हम पुराने ही जो सिद्धांत उनके रहे हैं या जो आधार रहा है माई समीकरण, मुस्लिम और यादव, तो अररिया में मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिटमस टेस्ट होना है कि वहां अकेले मुसलमान 43% हैं। बावजूद इसके 2019 में चुनाव हार गए और यादव 13 से 14% हैं। मतलब मुसलमान और यादव मिलाकर 57% हो जाते हैं। फिर भी 2019 में जीत नहीं मिली थी। 2014 में तस्लीमुद्दीन, जिन्हें सीमांचल का गांधी कहा जाता था, वे चुनाव जीते थे मोदी लहर में। तो इस बार फैसला होना है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व, और देखिए तेजस्वी यादव क्या करते हैं, यहाँ किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेलते हैं या फिर वे उम्मीदवार में परिवर्तन करते हैं, किसी हिंदू को किसी यादव को। क्योंकि हमने देखा है ये कि जैसे ही मुसलमान उम्मीदवार यहाँ होता है, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो जाता है। 2019 के चुनाव में इस बात के साफ संकेत मिले, जिसमें प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के चुनाव जीते, कि 70% अररिया के यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया था 2019 में, ठीक है ना। तो मतलब आरजेडी का माई समीकरण दरक गया था। तो देखिए, अररिया लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर ले। अररिया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें नरपतगंज से जयप्रकाश यादव बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं। रानीगंज से अचमित ऋषिदेव जेडीयू के चुनाव जीते हुए हैं। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी बीजेपी के चुनाव जीते हैं। अररिया से अबिदुर रहमान आईएनसी मतलब कांग्रेस के चुनाव जीते हैं। जोकीहाट से शाहनवाज आलम, जो पहले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से चुनाव जीते, लेकिन बाद में आरजेडी में चले गए, महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी बने। सिकटी में विजय मंडल बीजेपी के चुनाव जीते हुए हैं। अब देखिए, यदि हम इतिहास की बात करें तो यह जो अररिया लोकसभा क्षेत्र है वह 2008 के परिसीमन के पहले सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र था। मतलब यहाँ जो शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार होते थे वे ही चुनाव लड़ सकते थे, बावजूद इसके कि यहाँ सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की, और फिर यादव और मुसलमान मिला ले तो 56-57%। देखिए, जब हम इतिहास में देखते हैं तो 1967-71 में यहाँ से तुलमोहन राम कांग्रेस के सांसद बने। फिर जब देश में इंदिरा हराव की लहर थी तो 1977 में महेंद्र नारायण सरदार ये जनता पार्टी के जीते हुए सांसद बने, और 1984 में डूमरलाल बैठा कांग्रेस के बड़े चेहरे थे, वे सांसद बने, और 1989, 91, 96 में सुखदेव पासवान जनता दल के सांसद बने। फिर देखिए 1998 में यहां बीजेपी की एंट्री हुई, रामजी ऋषिदेव बीजेपी के सांसद बने। 1999 और 2004 में पहली बार आरजेडी से, दूसरी बार बीजेपी से सुखदेव पासवान सांसद बने। तो देखिए 2009 का पहला चुनाव हुआ जब यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहा, मतलब यहां कोई भी चुनाव लड़ सकता था। तो यहां बीजेपी ने धमाकेदार फिर से एंट्री की और प्रदीप कुमार सिंह चुनाव जीत गए। देखिए, हमने कहा ना कि यहां जब मतों का ध्रुवीकरण होता है तो वह हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है, और यहां
आरजेडी का माई समीकरण भी दरक जाता है, मतलब मुस्लिम और यादव साथ नहीं होते हैं। इसलिए 2024 में फिर से चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने कि क्या वे अररिया जीत पाएंगे। उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार दिया तो क्या यादव साथ रहेंगे, और यादव उम्मीदवार दिया तो क्या मुसलमान साथ रहेंगे। ओवैसी का खेला क्या होगा, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए 2009 में चुनाव जीते प्रदीप कुमार सिंह, लेकिन 2014 में जब मोदी लहर, हर हर मोदी घर घर मोदी था, तो अररिया में बीजेपी की हार हो गई। तस्लीमुद्दीन आरजेडी के नेता चुनाव जीते। देखिए समीकरण ही कुछ ऐसा बना था, लालू यादव ने पूरे क्षेत्र को, मतलब मधेपुरा में पप्पू यादव, सुपौल में रंजीता रंजन, पूर्णिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में तो आज जेडीयू की जीत हो गई थी, पूर्णिया छोड़ दीजिए, लेकिन कटिहार, किशनगंज, इन तमाम इलाकों में आरजेडी और उनके सहयोगी दलों की जीत हुई थी। तो ये स्थिति थी, लेकिन तस्लीमुद्दीन की असामयिक मौत हुई, और असामयिक मौत के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ 2018 में, जिनमें उनके बेटे सरफराज आलम चुनाव जीते। लेकिन 2019 में फिर से सरफराज आलम चुनाव हार गए, प्रदीप कुमार सिंह को जीत मिली। यदि हम नतीजों की बात करें तो देखिए 2009 में प्रदीप सिंह बीजेपी वाले 2,82,742 मत लाकर चुनाव जीते थे। जाकिर हुसैन एलजेपी के प्रत्याशी थे, 2,60,240 मत आए थे, और शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 49,649 मत आए थे। तो मतलब ये हुआ कि प्रदीप सिंह और जाकिर हुसैन में 22,502 मतों से जीत हार का अंतर हुआ था। 2014 में जब मोदी लहर को अररिया ने थामा था, तो तस्लीमुद्दीन आरजेडी वाले 4,07,978 मत लाकर चुनाव जीत गए थे। प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के 2,61,474 मत लाकर चुनाव हारे थे, और जीत हार का फासला 1,46,504 मतों का था। लेकिन तस्लीमुद्दीन की जीत को यदि हम परिभाषित करें और माइक्रो एनालिसिस करें तो यह संकेत मिलता है कि 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी विजय मंडल, एक हिंदू प्रत्याशी को ही उतारा था। ऐसे में अररिया में हिंदू मतों का डिवीजन हुआ प्रदीप सिंह और विजय मंडल के बीच, क्योंकि विजय मंडल ने जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर 2,21,769 मत हासिल कर लिए थे, तो तस्लीमुद्दीन की जीत हुई। और 2019 में फिर से प्रदीप सिंह जीते, क्योंकि आमने सामने बिल्कुल लड़ाई हुई सरफराज आलम से, आरजेडी के प्रत्याशी से, और प्रदीप सिंह। देखिए मतों का ध्रुवीकरण, जो हमने कहा 70% यादवों ने प्रदीप सिंह को मत दे दिया, क्योंकि जो प्रदीप सिंह हैं गंगई जाति से आते हैं और उनकी आबादी वहां बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम ये हो जाता है। तो प्रदीप सिंह 2019 में 6,18,434 मत लाकर चुनाव जीते, और सरफराज आलम आरजेडी के प्रत्याशी को 4,81,193 मत आए। अब देखिए हम दावेदार और पहलवान की बात करें तो देखिए बीजेपी में, मतलब एनडीए में यह मान लिया गया है या माना जा रहा है कि प्रदीप सिंह को फिर से टिकट मिल ही जाएगा। ठीक है ना, कि वे फिर से टिकट पाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में और लोग टिकट चाहने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब जेडीयू के कुछ उम्मीदवार भी थे, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए जो दूसरे लोग चाहत रखते हैं, जिनके नामों की चर्चा होती रही है कि यदि प्रदीप सिंह को कभी बदलने का मौका मिला तो कौन लोग, तो दिलीप जायसवाल। देखिए दिलीप कुमार जायसवाल सदस्य बिहार विधान परिषद हैं, अभी उन्हें बीजेपी ने एक राज्य का चुनाव प्रभारी भी बनाया है। उनके मन में भी चाहत पूर्णिया या फिर अररिया से चुनाव लड़ने की रही है। वे दिल्ली देखना चाहते हैं और धन संपदा से भरपूर हैं, कोई कमी है नहीं। देखिए जयप्रकाश यादव जो नरपतगंज से एमएलए हैं, वे भी अररिया से सांसद बनने की चाहत रखते हैं। फैसला बीजेपी के नेतृत्व को करना है कि प्रदीप सिंह के नाम पर ही मुहर लगेगी या फिर कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि देखना यह होगा कि यदि आरजेडी इंडिया ब्लॉक से गैर मुस्लिम किसी यादव को प्रत्याशी बनाता है या अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाता है तो यहां लड़ाई रोचक हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है सौरभ जी कि आरजेडी को मुसलमानों को लड़ाना है और किशनगंज में कांग्रेस लड़ती है, अररिया में भी आरजेडी किसी मुसलमान को नहीं लड़ाएगा तो कहां लड़ाएगा जहां 43% मुसलमानों की आबादी है। तो जयप्रकाश यादव के बाद देखिए जब हम ग्राउंड जीरो पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे तो एक रंजीत यादव के नाम की चर्चा हुई, जो जोकीहाट से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे
और शाहनवाज हुसैन के करीबी माने जाते हैं बीजेपी में। तो अभी तो देखिए शाहनवाज हुसैन के ही भाग्य का फैसला होना है कि वे एमएलसी का टिकट पाते हैं कि फिर से उन्हें और कोई अवसर दिया जाता है। तो ये बात रही बीजेपी की। अब देखिए आरजेडी की बात क्या है। आरजेडी में देखिए टिकट के सबसे बड़े दावेदार सरफराज आलम ही हैं, जो एक एमपी हैं। 2014 के बाद जब उनके पिता की मौत हुई, 2018 में जब उपचुनाव हुआ तो वे सांसद बने, 2019 में हार गए। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तस्लीमुद्दीन साहब के दोनों बेटों में बनती नहीं है। तो शाहनवाज जो दूसरे बेटे हैं, जो एमएलए हैं, ओवैसी की पार्टी से जीते थे, बाद में तेजस्वी यादव के साथ गए, मंत्री बने। तो सरफराज आलम और शाहनवाज आलम में बनती नहीं है। एक ही घर में, एक ही परिवार में दो भाइयों में झगड़ा है। अब दोनों एक पार्टी में आ गए। हाँ, दोनों एक ही पार्टी में आ गए तो झगड़ा है। लेकिन अब टिकट किसे दे, और यह भी सोचना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को कि इस झगड़े का नुकसान न हो जाए। और देखिए, यदि आरजेडी यह फैसला कर ले कि हम एमएलए को चुनाव लड़ा सकते हैं, तो शायद सरफराज आलम पर शाहनवाज आलम भारी पड़ जाए। ठीक है ना जी। तो सरफराज आलम की शाहनवाज आलम, यह देखने की बात होगी तस्लीमुद्दीन साहब का परिवार, उसके भीतर किसको टिकट प्राप्त होता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफराज और शाहनवाज ही हैं। अभी जब जनविश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव अररिया पहुंचे थे, तो एक और व्यक्ति बहुत चर्चा में रहे, जिनका नाम है मंजर खान। पहले भाजपा की भूमि रही है, बेंगलोर से आए हैं और खर्चा पानी खूब कर रहे हैं। तो मंजर खान के चर्चा भी अररिया में हमें सुनने को मिली। देखिए, अब जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, उन दावेदारों की चर्चा तब होगी जब तेजस्वी यादव यह फैसला कर लें कि यहाँ मुझे मुसलमान नहीं ही लड़ाना है। यदि मुसलमान लड़ाएंगे तो फिर 2019 की तरह 70% मुसलमान कहीं फिर से बीजेपी को वोट न कर दें और तेजस्वी यादव की बात ना माने, लालू यादव की बात ना माने, तो कौन लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, अनिल यादव के नाम की चर्चा होती है। नरपतगंज के एक्स एमएलए हैं, लेकिन जब रिकॉर्ड देखते हैं तो इन्होंने चुनाव तो हारा ही जी, लेकिन इनके विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के वक्त बड़ी हार मिली थी, मतलब आरजेडी के प्रत्याशी को। लेकिन अनिल यादव भी टिकट की चाहत रखते हैं यदि किसी यादव को टिकट देना हो। अब देखिए, मनीष यादव एक ऐसा नाम है जो आरजेडी के भीतर तेजस्वी यादव द्वारा नियुक्त जिला अध्यक्ष हैं और बिहार में यंगेस्ट, समझे ना जी। तो सबसे युवा मतलब पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, राजद के जिला अध्यक्ष हैं। और देखिए, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आईबीएम की नौकरी छोड़कर आए हैं। और अभी जब जनविश्वास यात्रा वहाँ पहुँची थी तो बहुत सक्रिय रहे थे, पार्टी को जिंदा किए रखते हैं। तो और गैर मुसलमानों में भी तो मनीष यादव की चर्चा होती है। एक और शत्रुघ्न मंडल हैं, वे भी टिकट के दावेदार हैं। तो ये अररिया लोकसभा क्षेत्र की स्थिति है। शत्रुघ्न मंडल की नाम की चर्चा भी हमने अररिया में सुनी कि वे भी लालू यादव और तेजस्वी यादव के यहाँ सिफारिश लगा रहे हैं कि देखिए, मुसलमान को लड़ाइएगा तो हार जाइएगा, गैर मुसलमान को ही लड़ाना होगा। तो क्या होता है यह वक्त बताएगा। अगले 8-10 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाना है। तो अररिया का हाल ये है। सौरभ जी, तो आज हमने अररिया के ऊपर बात की। अब अगले एपिसोड में मार्च को मुजफ्फरपुर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।